am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, ये वीडियो MCGM की जानिब से ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है। आज हम सीखेंगे जमात चहारुम का मजमून माहौल का मुताला 1 EVS 1 सबक नंबर 2 जानदारों का बाहमी ताल्लुक द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग थिंग्स। और मैं हूं आपकी BTC मुअल्लिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की, जिसका नाम है जानदारों का बाहमी ताल्लुक द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग थिंग्स। हम माहौल में रहते हैं। माहौल मुख्तलिफ चीजों से, मुख्तलिफ अशिया से मिलकर बनता है। जैसे हमारे एतराफ में हम मुख्तलिफ जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, इंसान, पहाड़, नदी, हवा, पानी, ये तमाम चीजें, पेड़ पौधे, ये तमाम चीजें देखते हैं। इन सब से मिलकर बनता है हमारा माहौल। हम माहौल को दो चीजों में तकसीम करते हैं। एक है लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार, और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि गैर जानदार। हमारा माहौल इन दो चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें लिविंग थिंग्स यानी जानदार भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स गैर जानदार भी होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस सबक में जानदारों के बाहमी ताल्लुक यानी जानदारों के इंटर रिलेशनशिप के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे कि किस तरह से जानदार माहौल से मुतासिर होते हैं, माहौल पर मुनहसिर होते हैं। बच्चों, जिस तरह हमारे माहौल में मुख्तलिफ जानदार हमारी जरूरतों को मुकम्मल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे माहौल में कुछ नबातात होती है जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। जैसे कि पान का पत्ता, ये हमारी जरूरतों को मुकम्मल करता है। उसके बाद अडुलसा, जिसका इस्तेमाल सर्दी खांसी के लिए होता है, ये एक तरह से अद्वियाती पौधे हैं। ठीक है, उसके बाद मेथी का इस्तेमाल हम दवाइयों के तौर पे करते हैं। उसके बाद में धाक, इन पत्तों प्लांट का भी इस्तेमाल हम दवाइयों के तौर पे करते हैं। तो आज हम इस सबक में देखेंगे कि किस तरह जानदार और नबातात हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं और एक दूसरों पर मुनहसिर रहते हैं। पहले बच्चों, हम आपको बताते चले कि जानदार यानी लिविंग थिंग्स में किन का शुमार होता है। लिविंग थिंग्स यानी जानदारों में इंसानों का शुमार होता है, कीड़े मकोड़ों का शुमार होता है, जानवर परिंदों का शुमार होता है और नबातात का शुमार होता है। ये तमाम चीजें जानदार कहलाती है, जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं या जिन्हें जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, ग़िज़ा की जरूरत होती है। ठीक है, तो जानदारों में शुमार होता है इंसान, कीड़े मकोड़े, जानवर, परिंदे और नबातात। भले ही नबातात एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते, मगर ये जानदार है क्योंकि ये भी हमारी तरह बढ़ते हैं, इनमें भी ग्रोथ होती है और इन्हें भी अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हवा, पानी, ग़िज़ा की जरूरत होती है। तो बच्चों, जैसे हमने आपको बताया कि जानदारों की जरूरतें माहौल से पूरी होती है ना। हर जानदार को, जितने हमने आपको ऊपर बताए हैं, तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए हवा, ग़िज़ा और पानी की जरूरत होती है। फिर ख्वा वो कीड़े मकोड़े हो, जानवर परिंदे हो या नबातात हो। लेकिन सिर्फ इंसान ही ऐसा है जिसे इन तीनों जरूरतों के अलावा मस्किन यानी रहने के लिए घर और लिबास की जरूरत होती है। यानी इंसानों की बुनियादी जरूरतें 5 हैं: हवा, ग़िज़ा, पानी, लिबास और मस्किन। जबकि दीगर जानदारों को हवा, पानी और ग़िज़ा की जरूरत होती है। ये उनकी बुनियादी जरूरतें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
किस्म की जानदारों की जरूरतों में फर्क होता है। अभी हमने आपको जो बुनियादी जरूरतें बताई है वो तमाम जानदारों की है, लेकिन फिर भी हर जानदार की जरूरतों में फर्क होता है। जिस तरह तितली फूलों पर बैठती है, फूलों से रस चूसती है और उससे अपनी ग़िज़ा लेती है, क्या मेंढक भी ऐसा ही करता है? क्या मेंढक भी इसी तरह ग़िज़ा हासिल करता है? नहीं। जिस तरह बकरी दरख्तों के पत्ते घास फूस खाकर अपना गुजारा करती है, अपना पेट पालती है, तो क्या शेर भी वही खाता है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह मछली पानी में सांस ले सकती है, वो पानी में रहती है, क्या कबूतर भी इस तरह कर सकता है? नहीं। जिस तरह जानदारों की जरूरतें मुख्तलिफ होती है, उसी तरह नबातात की भी जरूरतें मुख्तलिफ होती है। जी हाँ बच्चों, हर किस्म के नबातात की ज़रूरतों में भी फ़र्क होता है। जिस तरह जानदारों की ज़रूरतों में फ़र्क होता है, एक इंसान के और एक परिंदे के खाने में बहुत फ़र्क होता है, उसी तरह हर किस्म के नबातात की ज़रूरतों में भी फ़र्क होता है। इसके लिए एक छोटा सा तजुर्बा आपकी किताब में दिया गया है, आप इसे करके देखिए। आपको डब्बे लेना है एक, और उसमें मटकी के अखवा निकले हुए दानों को, बीजों को डालना है और आपको उनको पानी देना है। इस तरह आप 2 डब्बे लोगे, ठीक है। एक में आप थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे और एक में आप उससे ज्यादा यानी दिन में 4 बार पानी डालोगे। तो आप देखोगे कि जिसमें आपने दिन में से 2 बार पानी डाला था वो पौधा अच्छी तरह उग रहा है, जबकि जिसमें आपने ज्यादा पानी डाला था वो पौधा सड़ जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? जिस तरह जानदारों को, जानवरों को अपने हिसाब से, अपने मुताबिक वो खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह नबातात को भी उनकी नशोनुमा के लिए उनके मुनासिब पानी की जरूरत होती है। कुछ नबातात ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जैसे चावल, लेकिन कुछ नबातात ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है और कुछ नबातात ऐसे होते हैं जिन्हें मोतदिल यानी ना ज्यादा ना कम पानी की जरूरत होती है। तो नबातात की भी जरूरतों में फर्क होता है और हर नबातात उसके जो उसको जरूरतें पूरी करती है वो वही जमीन पर उसकी पैदाइश होती है, और अगर उसे जरूरत से ज्यादा पानी या कोई चीज मिले तो वो सड़ जाती है। तो हमने देखा कि जिस तरह जानदारों की जरूरतों में है, जानवरों की ग़िज़ा में जरूरतों में फर्क होता है, उसी तरह नबातात की भी जरूरतों में फर्क पाया जाता है। अब बच्चों देखिए, हर किस्म के जानदारों की जरूरतें जहां पूरी होती है वो वहीं पाई जाती है। जैसा हमने आपको बताया, नबातात में भी जिसको जैसे पानी की जरूरत होती है वो उसी हिसाब से उस इलाके में उसकी पैदाइश होती है। बल्कि बिल्कुल इसी तरह जानवरों का भी है। अब शेर को ही लीजिए। शेर के जिस्म में काले जो है पट्टे, जिस्म पर पट्टे बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को झाड़ियों में छुपाकर शिकारियों से बच सकता है, साथ ही साथ छुपकर खुद भी शिकार कर सकता है। शेर वहीं रहता है जहां उसे पानी के पंघट हो, जहां उसे पानी दस्तयाब हो। वो जंगलों में ऐसी जगह ही तलाश करता है जहां पे वो आसानी से पानी के पंघट के पास रह सके और वहां से पानी हासिल कर सके, है ना। उसके अलावा शेर जो है जंगल में रहता है, झाड़ियों के बीच में, क्योंकि झाड़ियों में हिरन, बारहसिंगा और ऐसे कई जो जंगली बैल जैसे हैवानात होते हैं, और जिनको खाकर, जिनका शिकार करके शेर अपना पेट भर सकता है। और जो है शेर ऊंची ऊंची जंगली झाड़ियों में भी रहता है, क्योंकि वही उसका ठिकाना होता है, वहां पे वो छुप सकता है और आसानी से अपना शिकार हासिल कर सकता है। तो यानी शेर अगर हम एक जानवर के मुताबिक ही ले ले तो जानवर उसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पे उनकी जरूरतें पूरी हो, उनके रहने का ठिकाना उन्हें दस्तयाब हो। अब बच्चों, जिस तरीके से जानदारों की ज़रूरतें के मुतालिक हमने जाना कि जानदारों की ज़रूरतें मुख्तलिफ होती है,
उसी तरह जानदारों की हमें भी इंसान को अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जानवरों की ज़रूरत होती है, जैसे कि गाय, बकरी, मुर्गी और भेड़। इंसानों को अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए इन जानवरों की ज़रूरत होती है। गाय से हम दूध, चमड़ा हासिल करते हैं, बकरी से भी हम दूध और गोश्त हासिल करते हैं, मुर्गी से भी हमें अंडा और मटन गोश्त मिलता है, भेड़ से हम ऊन हासिल करते हैं। तो जिस तरह हम जानवरों का इस्तेमाल अपनी मुख्तलिफ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, उसी तरह हमारे माहौल में कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम बार बर्दारी यानी ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी करते हैं, सामान उठाना लाना ले जाने के लिए, सवारियों के लिए, जैसे घोड़ा, गधा, बैल और ऊंट। तो ये ऐसे कुछ जानवर हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। तो खेतों में बैलों की मदद से हल चलाए जाते हैं, रेगिस्तान में ऊंट का इस्तेमाल सवारियों के लिए किया जाता है। इसके अलावा सामान लाने ले जाने के लिए भी ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है, और गधा और घोड़े का इस्तेमाल भी जो है इन तमाम कामों के लिए किया जाता है। तो यानी कि इंसान माहौल में मौजूद जानवरों से ही अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। तो हुआ ना जानदारों का बाहमी ताल्लुक कि किस तरह एक जानदार दूसरे जानदार पर मुनहसिर है, एक जानदार दूसरे जानदार की मदद से अपनी ज़रूरतों को मुकम्मल करता है। के जानदार हमारी ज़रूरतों को मुकम्मल करते हैं, इसीलिए इंसान जानदारों से मोहब्बत करता है, उनकी देखभाल करता है, वक्त ज़रूरत उन्हें बराबर ग़िज़ा फराहम करता है, बीमार हो जाए तो उन्हें दवाखाने में डॉक्टर के पास ले जाता है, क्योंकि इंसान बखूबी जानता है कि ये तमाम जानवर उसकी मदद करते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है, तो जो है बैल जो है खेतों में काम आता है, भेड़ से ऊन हासिल होता है, और इंसान जो है गाड़ियों के लिए, सवारियों के लिए भी जो है जानवरों का इस्तेमाल करती है। तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने आसपास के जानदारों से मोहब्बत करें, उनका ख्याल रखें। बच्चों, हमने देखे कि जानवर किस तरह इंसान की मदद करते हैं, जरूरतें मुकम्मल करते हैं। तो न सिर्फ जानवर बल्कि उनके जो बेकार फासिद मादे, उनका जो फुजला होता है, वो भी इंसानों के काम आता है। जैसे गाय का गोबर जो होता है, गोबर से उपले बनाए जाते हैं। उपलों का इस्तेमाल जो है गांव में आज भी चूल्हों में ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल के तौर पे खाना पकाने के लिए आज भी जो है गांव में उपले जलाए जाते हैं और चूल्हे में और खाना बनाया जाता है। साथ ही साथ गांव में आज भी दीवारें और घर की जो फर्श को लीपने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं, गोबर की मदद से आजकल गोबर गैस भी तैयार की जाती है। इसकी वजह से जो है धुआं बिल्कुल नहीं होता और बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता। तो आजकल कई गांव में जो है बायोगैस का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे किया जाता है। ना सिर्फ गाय भैंस का गोबर बल्कि बकरी की जो मेंगनी होती है, बकरी की मेंगनी से भी मेंगनी खाद तैयार की जाती है, जिसका इस्तेमाल जो है फसलों की अच्छी पैदावार के लिए किया जाता है। तो देखा बच्चों, ना सिर्फ जानवर हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि जानवरों के जो फासिद मादे होते हैं, फुजला होते हैं, जो बेकार मादे होते हैं, वो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब तक बच्चों हमने देखा कि किस तरह जानवर और इंसान एक दूसरे से अपनी ज़रूरतों को मुकम्मल करते हैं, किस तरह जानवर हमारी मदद करते हैं। अब नबातात यानी पेड़ पौधों को ही लीजिए। पेड़ पौधों से हम मुख्तलिफ चीज़ें हासिल करते हैं। जिस तरह इंसान को हैवानात की ज़रूरत होती है, उसी तरह नबातात की भी ज़रूरत होती है। हमें अनाज नबातात से मिलता है। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चावल, गेहूँ और दालें मुख्तलिफ खाते हैं, तो ये एक तरह से हमें नबातात से हासिल होती है।
दूसरा, नबातात से हमें सब्जी तरकारियां मिलती है, मुख्तलिफ किस्मों के फूल मिलते हैं जिनका इस्तेमाल हम सजावटों के लिए मुख्तलिफ ओकेशंस पर करते हैं। इसके अलावा हमें मुख्तलिफ फ्रूट्स, फल भी हमें नबातात से ही हासिल होते हैं। यानी जिस तरह इंसान की ज़रूरतें हैवानात पूरी करते हैं, उसी तरह उसकी ज़रूरतें नबातात भी पूरी करते हैं। नबातात यानी पेड़ पौधों की लकड़ियों को इस्तेमाल इंसान अपने घर बनाने के लिए करता है। फिर जो कपास होती है, कपास से सूती कपड़े बनाए जाते हैं, रेशम के कीड़े से रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। और इंसान जो है इन्हीं नबातात से अपनी गिज़ा को मुकम्मल करता है। इस तरह बच्चों, माहौल के दूसरे जानदारों को भी गिज़ा माहौल से हासिल होती है। हम जैसे कि माहौल की नबातात से ग़िज़ा हासिल करते हैं, उसी तरह दूसरे जानदार भी माहौल से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। जैसा कि शेर को लीजिए, शेर माहौल में मौजूद हिरन का शिकार करके अपना पेट भरता है। गिरगट को लीजिए, गिरगट कीड़े मकोड़ों का शिकार करके अपना पेट भरता है। सांप भी कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। गाय, भैंस और बकरी माहौल में मौजूद दरख्तों के पत्ते, झाड़ियां और घास फूस खा के अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। यानी माहौल में मौजूद तमाम जानदार, नबातात जिसमें शामिल है, वो अपनी जरूरतें एक दूसरे से ही मुकम्मल करते हैं और माहौल में रहने वाले तमाम जानदारों की जरूरतें उनके माहौल में ही पूरी होती है। अभी आपने बंदरों को देखा होगा, बंदर दरख्तों पर रहते हैं। गिलहरी को देखा होगा, स्क्विरल्स, ये भी दरख्तों पर रहते हैं। तो ये दरख्तों पर क्यों रहते हैं? क्योंकि दरख्तों पर रहने से इन्हीं का फायदा है। एक तो इनकी अपनी हिफाजत दुश्मनों से होती है, दूसरा वो दरख्तों के फलों को खाकर अपना पेट पालते हैं और उनको रहने की जगह भी मिल जाती है। तो ऐसे हैवानात जो अपना ज्यादातर वक्त दरख्तों पे गुजारते हैं, जैसे बंदर हमेशा आपको दरख्त पे ही दिखेंगे, गिलहरी भी दरख्तों पर ही होती है। तो ऐसे हैवानात जो जिंदगी का ज्यादातर वक्त दरख्तों पे गुजारते हैं, उन्हें शजरी हैवानात कहते हैं। शजर का मतलब होता है दरख्त, और शजरी हैवानात यानी दरख्तों पर रहने वाले हैवानात। जिस तरह इन हैवानात की जरूरतें दरख्त पर रहने से पूरी होती है, उसी तरह उन दरख्तों को उनका फायदा भी होता है। ये जो है हैवानात अपने साथ फल तोड़कर यहाँ वहाँ ले जाते हैं, तो फलों के बीज यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं और वहाँ पर नए पौधे, नए पेड़ उगते हैं। और उन पेड़ों के उगने से कई परिंदों को अपने रहने के लिए घर भी, घोंसला भी बनाने के लिए जगह मिल जाती है। अब जिस तरह माहौल पे जो है मौजूद जानदारों पर माहौल का असर होता है, उसी तरह जानदारों पर हमारे मौसमों का भी असर होता है। हमारे मुल्क में मौसम गर्मा, मौसम सरमा और बारिश का मौसम, ये 3 मौसम होते हैं। तो जिस तरह माहौल का जानदारों पर असर होता है, जानदार अपनी जरूरतें माहौल से मुकम्मल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह मौसमों का भी जानदारों पर असर होता है। अब समय लीजिए, सर्दी के मौसम को, जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो पत्ते अपने आप दरख्तों के झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सर्दी के मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, क्योंकि मौसम सरमा में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। इसके अलावा जो है मौसम सरमा में आपने कुछ जानवर देखे होंगे जिनके बाल अपने आप बड़े होते हैं, तो जो उनकी हिफाजत करते हैं सर्दी से बचने के लिए, है ना। और जो है आम के दरख्त पर आपको जो है नए फूल देखने को मिलते हैं, जिसे हम मोर या बोर कहते हैं। तो किस तरह देखिए आपके मौसम का असर जो है नबातात पे, जानदारों पे होता है। कुछ नबातात जो है दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं,
ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جن کو قدرت خود بخود سردی سے بچنے کے لیے ان کے بال کو بڑے کرتی ہے تاکہ سردی سے ان کی حفاظت ہو سکے. اب آگے دیکھتے ہیں. اسی میں گرما آتا ہے. جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ہمیں اپنے بازاروں میں کاجو، آم اور تربوز جیسے پھل کھانے کو ملتے ہیں. بہت زیادہ مقدار میں دستیاب ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ کوکن میں جو ہے آم اور کاجو بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں. یہ وہاں کی خاص فصلیں ہیں. تو گرمی کے موسم میں ان نباتات کی پیداوار اچھی ہوتی ہے تو یہ نبات پیدا جو ہے پھل ہمیں زیادہ کھانے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ گرمی کا موسم جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو درختوں پہ جو ہے کوپلے یعنی کہ نئے جو ہے کوپل اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تب یہ کوپل آگے جا کر نئے پھول اور پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جس طرح موسم سرما میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں بالکل اسی طرح موسم گرما میں ان درختوں کو نئے جو ہے وہ کوپل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بارش کا موسم. جیسے ہی بارش کا موسم شروع ہوتا ہے ہمیں آسمان میں کبھی کبھار رینبو دیکھنے کو ملتی ہے. 7 رنگوں کی رینبو کا نظارہ بہت خوبصورت، بہت دلکش ہوتا ہے. اس کے علاوہ مینڈک کی ٹرٹراہٹ ہمیں سننے کو ملتی ہے. مینڈک ایک ایسا جانور ہے جو صرف بارش کے موسم میں ہی زمین پہ نظر آتا ہے کیونکہ یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا. بارش کے بعد جیسے ہی ٹھنڈک موسم میں بڑھ جاتی ہے، سردی بڑھ جاتی ہے تو یہ دوبارہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کی اپنی نیند میں چلا جاتا ہے. مینڈک کی نیند تقریباً 7 سے 8 مہینے تک ہوتی ہے کیونکہ مینڈک گرمی اور سردی برداشت نہیں کر سکتا. وہ صرف بارش کا موسم ہی برداشت کر سکتا ہے. تو اسی لیے یہ جاندار ایسا ہے جو صرف بارش کے موسم میں ہی زمین پہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ بارش کے موسم میں ہمیں بازار میں جامن، کروندے، کٹہل، جیک فروٹ جیسے فروٹس دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ ان نباتات کی پیداوار زیادہ تر بارش کے موسم میں ہوتی ہے تو یہ جو ہے فصلیں ہمیں فروٹس جو ہے ہمیں بارش کے موسم میں ہی کھانے کو ملتے ہیں. تو اسی طرح پہ بارش کے موسم میں کسان جو ہے وہ بارش کا انتظار کرتا ہے کھیتی باڑی کے لیے. سال کے پورے مہینے جو ہے وہ کھیتی باڑی کی تیاری کرتا ہے اور بارش کا انتظار کرتا ہے کہ کب بارش آئے اور اس کی فصل بہترین اور اچھے سے ہو سکے. تو امید ہے بچوں آپ کو ہمارا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح ماحول سے جانداروں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے اور جاندار اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ماحول پر ہی منحصر ہوتا ہے. چلیے چھوٹا سا ریویژن کر لیتے ہیں اس سبق میں اب تک کہ ہم نے کیا سیکھا. سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ انسان جانداروں کی ضرورتیں ماحول سے پوری ہوتی ہے اور ہر جاندار کی ضرورتوں میں مختلف ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ بندر اور گلہری، اسکویرل یہ درختوں پر رہنے والے حیوانات ہیں جنہیں ہم شجری حیوانات کہتے ہیں. ان کو درختوں کی وجہ سے غذا اور سہارا ملتا ہے. تو جس طرح مختلف جانوروں سے ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہے تو اسی طرح ان کے فاسد مادوں سے، ان کے فضلے سے، گوبر سے بھی جو ہے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، ہمارے کئی کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے جانا کہ ہر قسم کے جانداروں کی ضرورتیں جہاں پوری ہوتی ہے وہ وہیں پائے جاتے ہیں. جس طرح شیر جو ہے وہ گھاس کے علاقے میں ہوتا ہے، جو نباتات کو دلدلی زمین کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ اگتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ماحول کا جانداروں پر اثر پڑتا ہے اس طرح موسموں کا بھی جانداروں پر اثر پڑتا ہے. موسم سرما میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں تو موسم گرما میں درختوں پہ نئی کوپلیں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو برسات میں ہمیں ہر طرف ہریالی، گھاس اگتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ جاندار ایسے ہیں جن پہ سردی میں بال نظر آتے ہیں جن سے ان کی حفاظت ہوتی ہے. تو امید ہے بچوں آپ کو ہمارا آج کا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آپ کا یہی ہوم ورک ہے کہ اس سبق کو آپ ایک بار اچھے سے ریڈ کرو گے اور اس میں جتنے بھی کوشچنز آنسرز آپ کو دیے گئے ہیں تمام کوشچنز کو آپ اپنی نوٹ بک میں جوابات کے ساتھ لکھو گے. یہی آپ کا ہوم ورک ہے. چلیے ملتے ہیں پھر ہمارے نیکسٹ سیشن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.
ہوں بچوں، آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اگلی بار ایک نئے لیسن کے ساتھ ملیں گے. آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اسے اچھی طرح کیجئے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.